हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी। आज की वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो होती है 120/80 mmHg। मोस्टली लोगों को पता होगा कि ये नॉर्मल वैल्यू होती है बीपी की, सबको पता होगा, याद भी होगी। लेकिन ये नहीं पता होगा कि 120 का मतलब क्या है और 80 का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो 120 है वो है सिस्टोलिक प्रेशर और जो 80 है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब ध्यान से समझिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारा जो दिल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस दौरान ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये 120 होता है। ओके, नॉर्मल वैल्यू होती है ये। और जब हमारा दिल रिलैक्स कर रहा होता है उस दौरान ब्लड वेसल्स के अंदर कितना प्रेशर होता है उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और उसकी नॉर्मल वैल्यू मेजर की गई है 80। इसलिए जो नॉर्मल बीपी की वैल्यू है वो दोनों को मिला के की जाती है। नॉर्मल बीपी की वैल्यू होती है सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन में डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, ये हमारी पूरी नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बड़े ध्यान से एक और बात देखिएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी कि जब हमारा हार्ट सिकुड़ रहा है ना। जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ठीक है वो होगा सिस्टोलिक। लेकिन जब हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा वो होगा डायस्टोलिक। अब कॉमन सेंस की बात है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा उस दौरान ज़्यादा प्रेशर होगा। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो प्रेशर और ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा ब्लड प्रेशर, है ना। वो ब्लड को पंप कर रहा होगा ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जाहिर सी बात है सिस्टोलिक ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक कम होगा। तो नॉर्मल बीपी की वैल्यू होती है 120/80 mmHg। और आपको पता चल गया कि 120 क्या है और 80 क्या है। और ये भी पता चल गया कि 120 सिस्टोलिक है तो सिस्टोलिक मतलब क्या है और डायस्टोलिक मतलब क्या है। तो सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी ब्लड प्रेशर की। ठीक है, क्यों लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कब कहेंगे, जब नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए। नॉर्मल वैल्यू से ऊपर वैल्यू अगर आती है तो उसको ही हाई क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। अब देखिए, मैं आपको एक टेबल की तरफ लेके चलता हूँ और आपको टेबल के अंदर समझाता हूँ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक एक कैटेगरी को आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बीपी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे लिखा है एसबीपी। एसबीपी का मतलब क्या है, देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, डीबीपी का मतलब क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर है उसकी वैल्यू यहाँ है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू यहाँ है। और दोनों की वैल्यू को कंबाइन करके क्या बनता है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू बनती है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू की बात की है तो नॉर्मल में कितना, जब सिस्टोलिक प्रेशर 120 से कम हो या फिर 120 हो और डायस्टोलिक 80 हो या फिर 80 से कम हो तो वो नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है ब्लड प्रेशर की। ओके, तो ये थी पहली कैटेगरी। दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज 120 से 139 के बीच आए और डायस्टोल की रेंज 80 से 89 के बीच आए तो उसको प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर आप मेजर कर रहे हो और इन रेंज के बीच में उसका ब्लड प्रेशर आता है तो उस व्यक्ति को आपको कहना है कि आप प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो। ठीक है, अब प्री हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उस व्यक्ति को फ्यूचर में हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। तो अगर वो प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी में लाई कर रहा है तो डॉक्टर के द्वारा उसको एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करने की सलाह दी जाती है। लाइफस्टाइल कैसे, जैसे कि अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी जाती है ना। वो ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है ना, तो उसको कहा जाता है कि आपको बहुत ही कम ड्रिंकिंग करने की ज़रूरत है।
ठीक है। और अगर उसका मोटापा, अगर वो मोटा ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, बीएमआई उसका ज़्यादा है, तो उसको मोटापा कम करने की सलाह दी जाती है। तो ये प्री हाइपरटेंशन स्टेज है, इससे बचा जा सकता है अपने लाइफ रूटीन को चेंज करके। ओके, ये है प्री हाइपरटेंशन की। नेक्स्ट आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 3 यहाँ मेंशन नहीं है। ओके, तो स्टेज 1 टेंशन के अंदर क्या होता है, अगर सिस्टोलिक की जो रेंज है वो 140 और 159 के बीच हो, और डायस्टोल की 90 या 99 के बीच में हो, तो अगर ये रेंज होती है तो उसको कहेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसका जो बीपी है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको फिर यही सलाह दी जाती है एक्सरसाइज करने की और अपना लाइफ रूटीन चेंज करने की। उससे अगर कंट्रोल में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेडिसिन चलाई जाती है। ओके, तो ये होता है स्टेज 1 के अंदर। स्टेज 2, स्टेज 1 से खतरनाक स्टेज 2 होती है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोल वाला 160 के इक्वल है या फिर 160 से ज़्यादा है, और डायस्टोल वाला 100 से के इक्वल है या फिर 100 से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो व्यक्ति स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अंदर लाई कर रहा होता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आती है स्टेज 2। और स्टेज 3 जो आएगी वो इससे भी खतरनाक आती है। अब स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, स्टेज 3 के अंदर जो सिस्टोल वाला होता है वो तो 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 180 से ज़्यादा, और जो डायस्टोल होता है वो होता है 110, यानी कि 110 से ज़्यादा होता है। अगर ये होगा सिस्टोल का, ये होगा डायस्टोल का, अगर ये इस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू मिलती है तो वो होगा स्टेज 3 हाइपरटेंशन। स्टेज 3 हाइपरटेंशन में उस व्यक्ति को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, अगर ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे उस पेशेंट की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उसका डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं अगर ज़्यादा ही जो हाइपरटेंशन है वो बढ़ा हुआ होता है। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, नॉर्मल रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ओके, और स्टेज 2 अगर किसी को मिलता है फिर वहाँ पे क्या है, वही मेडिसिन्स रेकमेंड की जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, मेडिसिन्स के द्वारा कंट्रोल में रखा जाता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन को। तो ये जो हाइपरटेंशन के बारे में मैंने आपको बातें बताई हैं, जो भी ये बातें बताई हैं और जो भी ये बातें बताई हैं, जो ये चार्ट बताया है आपको, ये जो टेबल है, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं पे, तो भी आपको ये नोट करने की ज़रूरत है और ये सब याद करने की ज़रूरत है। एक बार देखने से ही तो याद नहीं होगा, तो बार बार इसको रिपीट कीजिए और फिर आप इसको याद कीजिए, क्योंकि ये आपको काम आएगा। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से नीचे है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू ये मानी जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर है और उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो तो उसका ब्लड प्रेशर ये आएगा 150/90। और फिर आप क्या करोगे, इस टेबल के अंदर देखोगे 150 यहाँ पे लाई कर रहा है, 90 यहाँ पे, तो आप उसको बोलोगे कि आपको तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर है तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ब्लड प्रेशर की वो 150/90 mmHg ये नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, अगर 60 साल से नीचे है तो ये नॉर्मल मानी जाती है, अगर 60 साल से ऊपर की उम्र है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। ऐसा क्यों, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है इन दोनों में, क्या रीज़न है इसका? रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, ब्लड प्रेशर का मतलब समझिए। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, वो प्रेशर जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे एक्सर्ट किया जाता है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। ठीक है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस इंसान की जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिफ होने लगती हैं, सख्त होने लगती है। यानी कि उसकी जो इलास्टिसिटी है ब्लड वेसल्स की वो ख़त्म होने लगती है। और जैसे ही इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है, जो वो ब्लड वेसल्स है वो सख्त होने लगती हैं, तो इस रीज़न से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की ज़्यादा एज है तो उसके अंदर जो नॉर्मल वैल्यू है वो 150/90 mmHg मानी जाती है। रीज़न मैंने बताया,
जो ब्लड वेसल्स है उनका सख्त हो जाना, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाना, ये इसका मेन रीज़न होता है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल वैल्यू कंसीडर की जाती है ओल्ड एज के अंदर 150/90 mmHg। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। और एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला पॉइंट लिखा है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। कोई भी न्यूली बोर्न बेबी होता है जो अभी भी पैदा हुआ है कोई बच्चा, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इतना मिलेगा आपको 95 से 50 mmHg। ये ओनली मैंने ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए पॉइंट यहाँ पे टाइप कर दिया है। ठीक है, ये आपको याद करना है तो याद कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके कोज की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन होने के कारण क्या हैं। ढेर सारे कारण हैं। क्या क्या हैं? ओवर ईटिंग, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है। ओबेसिटी, मोटापा एक रीज़न है। फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है उस वजह से भी हाइपरटेंशन हो रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। स्ट्रेस यहाँ पे डबल था तो ये टाइपिंग एरर है। इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में ज़्यादा ही कोलेस्ट्रॉल ले रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खा रहा है, तो वो भी रीज़न हो सकता है। कोई ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो भी हाइपरटेंशन का रीज़न हो सकता है। हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में कहीं हाइपरटेंशन थी। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है तो उसके बच्चे में हाइपरटेंशन आ गई, तो हेरिडिटी है, जीन्स के जरिए ये आ जाती है। तो अगर ऐसा है तो उसको हाइपरटेंशन हो सकती है। कुशिंग डिजीज है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। एक्रोमेगली, एक्रोमेगली एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। मेनली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो उसका जो हार्मोन लेवल है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। तो एक्रोमेगली भी एक कारण होता है हाइपरटेंशन का। ओके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ये भी रीज़न होता है हाइपरटेंशन का। तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ भी ITIS आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और इस आगे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्रो। किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना, यानी कि किडनी के अंदर सूजन आ जाना, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और स्पेसिफिकली बताऊं, नेफ्रॉन के अंदर सूजन आ जाना उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर इससे और ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको बताऊं, अगर आपने फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो नेफ्रॉन, देखिए जो किडनी होती है ना हमारी, वो नेफ्रॉन होती है, उसके अंदर ढेर सारे। नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना। तो नेफ्रॉन के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे DCT होता है, PCT होता है, वैसे ही एक और पार्ट होता है ग्लोमेरुलर। तो ग्लोमेरुलर के अंदर जो ग्लोमेरुलर जो होता है, नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है ग्लोमेरुलर, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो मैंने आपको 3 बार समझा दिया इसका मतलब। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक 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 करके। ओके, तो मतलब मोटा मोटा आप याद रखिए, किडनी के अंदर सूजन आ जाना इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये भी रीज़न होता है हाइपरटेंशन होने का। राइट, तो ये इतने सारे क्या है रीज़न होते हैं हाइपरटेंशन होने के, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के। ओके, तो ये रीज़न हो गए। अब अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो देखने को मिलेंगे? फटीग, यानी कि उसको थकान, बहुत ज़्यादा जल्दी वो थक जाएगा। सिर दर्द होएगा उसको। एपिस्टेक्सिस, यानी कि उसकी नाकों से खून बह सकता है, ये भी सिम्टम हो सकता है। वोमिटिंग, यानी कि उसको उल्टी भी आ सकती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है तो। ओके, आगे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, एक तो ट्रीटमेंट है मेडिसिन। डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन देता है ताकि उसका जो BP है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन मेडिसिन के अलावा क्या ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला ट्रीटमेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की शिकायत है, कभी कभी क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का, तो उसको अपने खाने में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, यानी कि जो सोडियम इंटेक है वो कम कर देना चाहिए। ठीक है, अब सोडियम इंटेक क्यों कम कर देना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर वो व्यक्ति सोडियम ज़्यादा लेता है, नमक ज़्यादा लेता है, तो उसके ब्लड के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और नमक की मात्रा को बैलेंस करने के लिए ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर वाटर को ज़्यादा रिटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी को पता चलेगा कि नमक की मात्रा यानी सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी बॉडी में रिटेन करके। और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा अगर वो रिटेन करके रखेगी तो हाइपरटेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब।
आपको समझ आया तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ी है तो नहीं आएगा समझ। ओके, आगे है ईटिंग प्लांट डाइट रिच इन फ्रूट वेजिटेबल। अगर हाइपरटेंशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट वेजिटेबल इन सब का जो हेल्दी चीज़ें हैं ना उनका सेवन करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको हाइपरटेंशन हो या हाइपरटेंशन ना हो, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आधी बीमारियां तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप देखिए, दो चीज़ें अगर आप पूरे जीवन के अंदर अगर आप करते हो, एक तो डेली एक्सरसाइज करते हो 30 मिनट, केवल 30 मिनट अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो और हेल्दी फूड खाते हो, ठीक है, तो पूरे लाइफ में आपको बीमारियां आएंगी ही नहीं। ठीक है, बहुत ही कम आएंगी, अगर आएंगी भी तो बहुत ज़्यादा आप दूर रहोगे बीमारियों से। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होगी। ठीक है, तो अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा है, उसको कंट्रोल में लेके आना है तो डेली एक्सरसाइज कीजिए, वेट को कंट्रोल कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है तो उसको ये डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि आप अपना वेट कम कीजिए। ठीक है, तो वेट को कंट्रोल करोगे तो क्या है, बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ओके, अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, तो उसको डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि आपको अल्कोहल जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम मात्रा में करना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो उसको बताया जाता है कि स्मोकिंग बिल्कुल ही आपको छोड़नी है, बंद करनी है, क्योंकि स्मोकिंग भी बड़ा रीज़न होता है हाइपरटेंशन का। ठीक है, योगा करना है डेली, मेंटल रिलैक्सेशन करना है, इसका मतलब है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, आपको हाइपरटेंशन की डिजीज़ है पहले से ही और आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेस भी ज़्यादा ले रहे हो, फिर ऑटोमेटिक आपको और ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट आपको करने हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से अगर ये सब आप करते हो, अगर आपका बीपी कंट्रोल में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी बीपी कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है मेडिसिन्स। ठीक है, अब वो कौन कौन सी मेडिसिन्स होती है वो एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बताऊँगा नहीं कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो वहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज की जाती हैं। ठीक है, ये झलक है छोटी सी, देखिएगा, ढेर सारी हैं। मैंने यहाँ पे पूरी क्लासिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये जितनी भी ड्रग आपको दिख रही हैं ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हैं। ओके, देखिए ये कैटेगरी वाइज है। आपको जो ये दिख रही है, ये जो ड्रग दिख रही है, ये हाइपरटेंशन में यूज की जाती है। ये जो दो ड्रग ये कर रही हैं ये आपको यूज की जाती हैं हाइपरटेंशन में। ये भी हाइपरटेंशन में यूज की जाती है, ये भी हाइपरटेंशन में यूज की जाती है। ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये भी हाइपरटेंशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और बताऊं, और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, वासोडाइलेटर ये रहे, ये यूज किए जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट निफिडिपिन आपने सुना होगा, ये भी यूज की जाती हैं। तो ये जितनी भी ड्रग्स आपको मैंने यहाँ ये दिखाई हैं ये सारी की सारी हाइपरटेंशन में दी जाती हैं। और भी मैं दिखाता हूँ, और भी हैं, देखिए कौन सी हैं, और ये रही, ये दोनों रही यहाँ पे एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एसी इनिबिटर ये भी ज़्यादातर यूज की जाती हैं, कैप्टोप्रिल इनलप्रिल ये रही। डायरेटिक्स हैं ये भी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। कौन कौन से डायरेटिक्स हैं, ये रहे, है ना, ये रहे। ये जितनी भी ड्रग्स मैंने सर्कल की हैं ये सारी की सारी ड्रग्स हाइपरटेंशन के अंदर यूज की जाती है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, क्योंकि ये काम डॉक्टर का है। डॉक्टर के पास आप जाइए, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप को इन सब ड्रग्स की नॉलेज चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बुक केडी त्रिपाठी, वहाँ पे जाइए, सब ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़िए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। ये ट्रीटमेंट से अगर कंट्रोल होता है तो ठीक है, नहीं होता है डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर इनमें से कोई भी एक मेडिसिन लिख देगा आपको, आपकी कंडीशन को देख कर। ठीक है, आपकी हिस्ट्री चेक करके इनमें से कोई दे देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है, ठीक है, गलती से आपने उस व्यक्ति को बीटा ब्लॉकर दे दी, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगी उसके लिए। तो कभी भी बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन है, जो एंटी हाइपरटेंसिव है, जो हाइपरटेंशन को कम करती है, करती तो है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा है, उसको बीटा ब्लॉकर दे दी तो फिर तो उसकी क्या है, काम तमाम होना उसका तो।
ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास आपको जाना है अगर ये सब करके भी बीपी कंट्रोल में नहीं होना है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखाई है कि कितनी दवाइयाँ हैं बीपी को कंट्रोल करने की। तो डॉक्टर सेलेक्ट करेगा इनमें से, है ना। आपकी कंडीशन को देखकर जिसको हाइपरटेंशन है ना उसकी कंडीशन को देखकर डॉक्टर रेकमेंड करेगा, ठीक है। ओके, आगे हम छोटा सा टॉपिक और है ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन 2-4 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए प्रेगनेंसी के अंदर कब बढ़ता है ब्लड प्रेशर। देखिए 20 सप्ताह के बाद, यानी कि करीब करीब आधी प्रेगनेंसी गुजरने के बाद चांसेस होते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर प्रेग्नेंट लेडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो भी चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज़ है तो भी चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को सिंगल बच्चे की बजाय या तो ट्विंस है या तो जुड़वा बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो भी चांसेस होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। चांस नहीं होते, ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है अगर ट्विंस और ट्रिपलेट्स हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब क्या किया जाता है, रेगुलरली चेकअप करवाया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, और चेकअप के दौरान क्या है, ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो डॉक्टर फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। पता लगाते हैं कि क्यों जो ये ब्लड प्रेशर ये बढ़ रहा है, या फिर सोनोग्राफी करते हैं, उससे पता चलता है कि उसके उसके अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन सही है, बच्चे को तो ब्लड सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो सोनोग्राफी में ये पता चलता है। तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स के द्वारा चेक की जाती हैं अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है तो। तो ये कुछ बातें थी ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको नॉलेजेबल लगी है ये वीडियो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे हाइपोटेंशन के बारे में। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन कैसे कि अगर आप कोई कमेंट करते हो किसी भी वीडियो के नीचे तो आपको उसका रिप्लाई नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो क्यों नहीं मिल पाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फार्माडाइज चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा। तो वहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन पिक करने का होगा तो वहाँ पे मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो और 100 के भी हमारे आज शायद कंप्लीट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर बनाने वाला हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, तो मैं देखूँगा अगर आपका अच्छा होगा, आंसर देने का होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस की आएगी, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो फार्माडाइज चैनल पर तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि सारे डाउट्स वहाँ पे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। बहुत सारे भ्रम बने हुए हैं जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो या फिर आपने 1 या 2 वीडियो देखी हैं और आपको अच्छी लगी हैं तो भी आप वो एक बार वीडियो देखिएगा, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।